नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के ना बिल्कुल शुरुआती लेकिन बहुत ही अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं। भाग 1। हमारे पास भारतीय संविधान का एक स्रोत है जिससे कुछ दिलचस्प बातें पता चलती हैं, और ये स्रोत ना इस विषय को एक कहानी जैसा बनाकर समझाता है, तो समझना काफी आसान हो जाता है। हाँ, कहानी वाला अंदाज अक्सर मुश्किल चीजों को भी आसान बना देता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को संविधान में राज्यों के संघ के तौर पर क्यों और कैसे बताया गया है, और ये भी देखेंगे कि स्रोत के हिसाब से ये जो भारत रूपी परिवार है, इसकी सीमाएं कैसे बदल सकती हैं, या इसमें नए सदस्य वो कैसे आ सकते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये परिवार कैसे काम करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें भारत की संवैधानिक नींव के बारे में क्या खास सिखाता है। स्रोत की शुरुआत ही बड़ी अनोखी है। ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 जब अपना संविधान लागू हुआ, तब भारत को एक बहुत बड़े परिवार की तरह देखा गया। अच्छा, एक परिवार की तरह। हाँ, और इस परिवार की जो रूपरेखा है, पूरी व्यवस्था, वो संविधान के पहले ही भाग में लिख दी गई है। ये कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 1 से। सबसे पहली, सबसे बुनियादी बात, देश का नाम। स्रोत बताता है कि अनुच्छेद 1 कहता है भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, और यहाँ ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ, ये बस कहने के लिए नहीं है, इनका मतलब बहुत गहरा है। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ राज्य साथ आए और उन्होंने कोई समझौता कर लिया जिसे वो चाहें तो तोड़ दें, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है इसका? स्रोत के मुताबिक ये एक मजबूत संघ है, मतलब एक ऐसा संघ जो टूट नहीं सकता। स्रोत में एक रूपक इस्तेमाल किया गया है, भारत माता का। वो कहते हैं कि घर का मालिकाना हक हमेशा भारत माता के पास, यानी पूरे राष्ट्र के पास रहेगा। तो कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इस परिवार से, इस संघ से अलग नहीं हो सकता। ये भारत की एकता, उसकी अखंडता की संवैधानिक गारंटी है। समझिए कि ये वो नींव है जिस पर पूरा देश खड़ा है। बिल्कुल, ये एक अटूट संघ है, ये साफ हो गया। लेकिन फिर स्रोत आगे बढ़ता है और पूछता है कि ये संघ अटूट है, पर क्या ये परिवार एकदम स्थिर है, या इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश है? हाँ, अच्छा सवाल है। हाँ, जैसे क्या नए सदस्य आ सकते हैं, या घर के अंदर ही राज्यों की व्यवस्था बदली जा सकती है? यहीं पर आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, हाँ। स्रोत कहता है कि अनुच्छेद 2 संसद को, जिसे स्रोत में भारत माता का प्रतिनिधि जैसा माना गया है, ये शक्ति देता है कि वो किसी नए राज्य या क्षेत्र को, जिन्हें स्रोत बड़े मजेदार ढंग से नए दोस्त कहता है, इस भारतीय परिवार में शामिल कर सके। सही कहा। ये अनुच्छेद दिखाता है कि भारत की जो सीमाएं हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है। उनमें विस्तार की, मतलब बढ़ने की संवैधानिक संभावना है। अगर संसद चाहे तो वो कानून बनाकर बाहरी क्षेत्रों को भारत का हिस्सा बना सकती है। और स्रोत इसका एक उदाहरण भी देता है। 1975 में सिक्किम का भारत में शामिल होना, वो अनुच्छेद 2 के तहत ही हुआ था। हाँ, सिक्किम का उदाहरण बिल्कुल सही है। ये दिखाता है कि ये शक्ति सिर्फ कागज पर नहीं है, इसका इस्तेमाल भी हुआ है। अब देखिए, यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम अनुच्छेद 3 पर आते हैं। स्रोत के अनुसार संसद यानी भारत माता के पास सिर्फ नए सदस्यों को जोड़ने की ही शक्ति नहीं है। अच्छा, और क्या है? बल्कि जो सदस्य पहले से परिवार में हैं, यानी हमारे मौजूदा राज्य, उनके स्वरूप में भी बदलाव करने की बहुत बड़ी शक्ति है। मौजूदा राज्यों में बदलाव? किस तरह के बदलाव? हाँ, कई तरह के स्रोत बताता है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, किसी राज्य की सीमाओं को बदल देना, यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम बदल देना। नाम भी बदला जा सकता है। हाँ, और सबसे अहम, किसी मौजूदा राज्य के हिस्से को अलग करके एक बिल्कुल नया राज्य बना देना। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति है ना? स्रोत में इसका एक ताज़ा और काफी चर्चित उदाहरण भी है। 2014 में आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना राज्य बनाया गया। हाँ, वो तो याद है। तो वो अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ था। बिल्कुल, संसद ने ही किया था। तो स्रोत के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि भारत में राज्यों की अपनी कोई स्थायी क्षेत्रीय गारंटी नहीं है कि उनकी सीमाएं हमेशा वैसी रहेंगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हाँ, बात कुछ ऐसी ही निकलती है। देखिए, अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के चरित्र की एक बहुत खास और जरूरी बात बताता है, इसका लचीलापन और इसमें केंद्र की भूमिका। कई दूसरे संघीय देश हैं, जैसे अमेरिका को लें, वहां राज्यों की सीमाओं को बदलना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। लेकिन भारत में, जैसा स्रोत बता रहा है, राज्य ऐसी इकाइयां नहीं हैं
जिनकी सीमाएं हमेशा हमेशा के लिए तय हो गई हों। तो मतलब जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। संसद जरूरत पड़ने पर, चाहे वो प्रशासनिक सुविधा के लिए हो या भाषा के आधार पर या किसी और वजह से, राज्यों को पुनर्गठित कर सकती है। और ये बात फिर से उसी मजबूत संघ वाली धारणा को पक्का करती है जिसका जिक्र अनुच्छेद 1 में था, कि संघ सबसे ऊपर है और राज्य उसकी इकाइयां हैं जिनका ढांचा बदला जा सकता है। वो जो स्रोत का परिवार वाला रूपक था ना, हाँ, भारत माता वाला। हाँ, वो यहां भी फिट बैठता है कि घर का मुखिया जरूरत के हिसाब से कमरों की अदला बदली कर सकता है। ये तो समझ आ गया कि संसद नए राज्य जोड़ सकती है अनुच्छेद 2 के तहत और मौजूदा राज्यों में बदलाव कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। लेकिन अगला सवाल है, ये सब होता कैसे है? मतलब प्रक्रिया क्या है? क्या इसके लिए संविधान में कोई बड़ा संशोधन, कोई अमेंडमेंट करना पड़ता है? प्रक्रिया का सवाल, इसका जवाब अनुच्छेद 4 में है। और यहाँ स्रोत एक ऐसी बात बताता है जो शायद कई लोगों को पता ना हो या चौंका दे। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई कानून बनाती है, यानी नया राज्य बनाना या पुराने में बदलाव करना। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे कानून को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा, संशोधन नहीं माना जाएगा? नहीं। तो फिर कैसे होगा ये? इसका मतलब ये है कि ये जो बदलाव हैं, ये संसद साधारण बहुमत से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से, जैसे सामान्य कानून पास होते हैं ना, उसी प्रक्रिया से कर सकती है। ओह, इसके लिए वो विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 वगैरह की जरूरत नहीं होती, जो आमतौर पर संविधान संशोधनों के लिए चाहिए होती है। तो स्रोत इस प्रक्रिया की आसानी पर इतना जोर क्यों दे रहा है? इसका क्या महत्व है? मतलब क्यों इसे इतना सरल रखा गया? देखिए, स्रोत इशारा कर रहा है कि ये प्रक्रिया को बहुत लचीला और व्यावहारिक बनाता है। आप सोचिए, अगर हर बार किसी राज्य की सीमा बदलनी हो या कोई नया राज्य बनाना हो और उसके लिए संविधान संशोधन की वो जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़े, जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए, कभी-कभी आधे राज्यों की सहमति भी। हाँ बिल्कुल, तो ये कितना मुश्किल और लंबा काम हो जाता। अनुच्छेद 4 इस प्रक्रिया को आसान बनाकर एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को राज्यों के पुनर्गठन के मामले में काफी प्रभावी शक्ति देता है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले एक मजबूत केंद्र चाहते थे, जो देश की जरूरत के हिसाब से राज्यों की संरचना में बदलाव कर सके। वो एक कहावत है ना, अविनाशी संघ के विनाशी राज्य। हाँ, सुना है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बिल्कुल, ये अनुच्छेद 4 उसी बात को मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर इन चारों अनुच्छेदों 1, 2, 3 और 4 को समझने के बाद इनका सार क्या निकलता है? स्रोत अपनी बात एक तरह के नैतिक संदेश या निचोड़ के साथ खत्म करता है। हाँ, सार क्या है इस पूरी कहानी का? स्रोत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो कुछ ऐसी हैं। पहली बात, भारत एक परिवार है, एक अटूट इकाई, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह अनुच्छेद 1 का निचोड़ है। ठीक। दूसरी, इस परिवार में बाहर से नए सदस्य आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 2 की बात है। तीसरी, परिवार के अंदर सदस्यों यानी राज्यों की व्यवस्था में जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकते हैं, सीमाएं, नाम बदल सकते हैं, नए राज्य बन सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 की शक्ति है। सही। और चौथी, लेकिन शायद सबसे खास बात ये कि ये सारे बदलाव करने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 4 वाली, वो ऐसी रखी गई है जो आसान हो, लचीली हो, ताकि संघ की जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन इन सब बदलावों के बाद भी भारत का अस्तित्व एक मजबूत और स्थायी संघ के रूप में हमेशा बना रहेगा। राज्य आते जाते रह सकते हैं, बदल सकते हैं, पर संघ यानी भारत वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत के अनुसार संविधान का भाग 1 भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दिखाता है जो एक है, अटूट है, लेकिन साथ ही अपनी अंदरूनी बनावट में जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की क्षमता भी रखता है। ये एक स्थायी संघ है और राज्य उसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं, ना कि अपने आप में कोई स्वतंत्र देश। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समेटा है। और स्रोत ने जिस तरह परिवार और भारत माता जैसे रूपकों का इस्तेमाल किया है, उससे ये मुश्किल लगने वाले संवैधानिक नियम कायदे काफी आसान लगते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि वो देश की सोच, उसके मूल्यों को भी दिखाता है। जैसे स्रोत कह रहा है कि माता पिता, केंद्र संसद के पास परिवार देश को ठीक से चलाने और जरूरत पड़ने पर कमरों की व्यवस्था बदलने का अधिकार है। यही मूल भाव है।
और यहीं पर ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर हम स्रोत के इसी परिवार वाले रूपक को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो ये सोचने वाली बात है कि अनुच्छेद 2 और खासकर अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने की जो इतनी बड़ी शक्ति मिली है, हाँ, वो केंद्र माता-पिता की तरह और राज्यों बच्चों की तरह के बीच असली रिश्तों को कैसे तय करती है? क्या ये शक्ति हमेशा देश की एकता और प्रशासनिक सुविधा के लिए ही इस्तेमाल होती है, या कभी-कभी ये केंद्र और राज्यों के बीच तनाव की वजह भी बन जाती है? ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, मतलब इस संवैधानिक ढांचे का भारत के परिवार के अंदर सत्ता के असली संतुलन पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है ना?